हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR लाइव साइंस हिंदी बायो मंथन में। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं झिल्ली विभव मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल। सभी कोशिकाओं सेल की प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक विद्युत विभव अंतर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, जिसे झिल्ली विभव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। झिल्ली विभव क्यों बनता है? झिल्ली विभव मुख्य रूप से दो चीज़ों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, आयन की सांद्रता और कंसंट्रेशन। कोशिका के अंदर इंट्रासेलुलर और बाहर एक्स्ट्रासेलुलर आयनों की मात्रा अलग होती है। चयनात्मक पारगम्यता, सिलेक्टिविटी, परमेबिलिटी। प्लाज्मा झिल्ली कुछ आयनों को अंदर बाहर जाने देती है, कुछ को नहीं। आयन ग्रेडियंट कैसे बनता है? कोशिका में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन के द्वारा ATP से चलने वाले आयन पंप्स ये आयनों को उनके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के खिलाफ ले जाते हैं। इससे अंदर और बाहर आयनों का अंतर बना रहता है। आयनों की गति, मूवमेंट ऑफ आयन्स। झिल्ली में दो मुख्य तरीके होते हैं। कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट। कैरियर प्रोटीन आयनों अणुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। दूसरा, चैनल मीडिएट ट्रांसपोर्ट। चैनल प्रोटीन एक रास्ता बनाते हैं जिससे आयन गुजरते हैं। आयन चैनल के प्रकार। आयन चैनल दो तरह के होते हैं। लीकी चैनल हमेशा खुले रहते हैं, आयन लगातार पास होते रहते हैं। गेटेड चैनल ये खुलते और बंद होते हैं, जैसे वोल्टेज या सिग्नल के अनुसार। पैसिव मूवमेंट निष्क्रिय। आयन चैनल के माध्यम से आयनों की गति पैसिव निष्क्रिय होती है, यानी अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार चलते हैं। इसमें ATP की ज़रूरत नहीं होती। लीकी चैनल ये चैनल हमेशा खुले रहते हैं। इनके द्वारा आयन बिना किसी नियंत्रण के बाहर भीतर जा सकते हैं, यानी यहाँ अनरेगुलेटेड लीकेज करते हैं। गेटेड चैनल ये चैनल ज़रूरत के अनुसार खुलते और बंद होते हैं। ये आयनों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। जब बंद रहते हैं तो आयनों का प्रवाह रोक देते हैं। इन दोनों प्रकार के चैनलों के कारण झिल्ली के आर पार आयनों की गति में अंतर आता है, जिससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल विद्युत विभव बनता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे बनता है, समझने के लिए एक उदाहरण के लिया गया है। आइए दोस्तों, हम थोड़ा सा इस फिगर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ए नॉन नेट फ्लो ऑफ के धन आयन बाईं और दाएं दोनों तरफ 1 mKc है, मतलब दोनों तरफ के धन आयन की कंसंट्रेशन बराबर है, इसलिए के धन आयन को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। के धन आयन कोई नेट मूवमेंट नहीं होता, दोनों तरफ चार्ज भी बराबर रहता है, इसीलिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं बनता। आसान भाषा, जब दोनों तरफ बराबर कंसंट्रेशन आयन का फ्लो नहीं होता। बी नेट फ्लो ऑफ के। अब लेफ्ट साइड में 1 mKc और राइट साइड में 0.1 mKc है, मतलब लेफ्ट साइड में के धन आयन ज़्यादा है, राइट साइड पर के धन आयन कम है, इसलिए के धन आयन ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। के धन आयन लेफ्ट एरो राइट मूवमेंट करने लगता है, लेकिन मेम्ब्रेन सिर्फ के धन आयन को जाने देती है, Ci नहीं जा सकता। क्या होता है फिर? लेफ्ट साइड पॉजिटिव के धन आयन निकलते हैं बाहर, नेगेटिव चार्ज बचने लगता है। राइट साइड पर के धन आयन जमा होते हैं, वहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, इससे मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल डिफरेंस बन जाता है।
स्थिति ए, दोनों तरफ स्थिति दोनों तरफ 1 KCl पोटेशियम क्लोराइड है। झिल्ली केवल के धन आयनों के लिए पारगम्य है क्योंकि दोनों तरफ के आयन की मात्रा बराबर है। कोई भी आयन इधर उधर नहीं जाएगा। नो नेट फ्लो ऑफ के, इसलिए कोई मेम्ब्रेन पोटेशियम नहीं बनेगा। स्थिति बी, बाएं तरफ 1 KCl, दाएं तरफ 0.1 KCl। झिल्ली केवल के धन आयन को पार होने देती है। अब क्या होगा? के धन आयन अधिक मात्रा लेफ्ट से कम मात्रा राइट की तरफ जाएगी, यानी नेट फ्लो ऑफ के धन आयन एरो दाईं ओर। चार्ज का प्रभाव, जब के धन आयन बाईं तरफ जाता है, बाईं तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, दाईं तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। इससे क्या होगा? दोनों तरफ चार्ज का अंतर बन जाता है। यह विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा करता है। संतुलन, इक्विलिब्रियम। अब दो बल काम करते हैं। सांद्रता ढाल, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एरो के धन आयन को दाईं तरफ भेजता है। विद्युत बल इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट एरो के धन आयन को वापस बाईं तरफ खींचता है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं, के धन आयन का आना जाना बंद हो जाता है। इक्विलिब्रियम कहते हैं। यही मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। संतुलन अवस्था, इक्विलिब्रियम। संतुलन अवस्था में झिल्ली के पार विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेशियम संतुलन विभव ई के कोष्टक बंद के बराबर हो जाता है। इसका मान ननसेट समीकरण से निकाला जाता है, जहाँ R इक्वल गैस नियतांक कोष्टक बंद 1.987 CAL/डिग्री मोल कोष्टक बंद T इक्वल परमताप केल्विन में जैसे 293 के बराबर 20 डिग्री सेल्सियस C कोष्टक बंद Z इक्वल आयन का आवेश कोष्टक बंद के धन आयन के लिए +1 कोष्टक बंद F इक्वल फैराडे नियतांक लगभग बराबर 96,000 कोलम्ब/मोल कोष्टक बंद डबल कोष्टक के धन आयन आउट इक्वल कोशिका के बाहर पोटेशियम आयन की सांद्रता डबल कोष्टक के धन आयन इन इक्वल कोशिका के अंदर पोटेशियम आयन की सांद्रता। ननसेट समीकरण की सीमा। ननसेट समीकरण एक समय में केवल एक आयन के लिए झिल्ली विभव की गणना करता है, लेकिन वास्तविक कोशिका में कई आयन Na धन आयन के धन आयन Ci डैश कोष्टक बंद अलग अलग सांद्रता में होते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में गोल्डमैन होजकिन केट्स समीकरण का उपयोग किया जाता है, जो कई आयनों और उनकी पारगम्यता परमेबिलिटी को ध्यान में रखता है। झिल्ली विभव का निर्माण। कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आयनों का असमान वितरण होता है। कोशिका के अंदर एरो पोटेशियम के धन आयन कोष्टक बंद अधिक, कोशिका के बाहर एरो सोडियम Na धन आयन कोष्टक बंद अधिक। मुख्य कारण Na धन आयन डैश के धन आयन पंप सक्रिय परिवहन 3Na धन आयन बाहर भेजता है, 2 के धन आयन अंदर लाता है, के धन आयन लीकी चैनल, के धन आयन बाहर निकलते हैं, अंदर नकारात्मक प्रवेश, अंदर नकारात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज रह जाता है। इससे झिल्ली के अंदर का भाग बाहर की तुलना में अधिक ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाता है। झिल्ली विभव। मेम्ब्रेन पोटेंशियल। झिल्ली विभव, झिल्ली के पार विद्युत विभव का अंतर होता है। इसका मान सामान्यतः
डेज 20 MV से डेज 200 MV। न्यूरॉन में लगभग डेज 70 MV ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि झिल्ली का अंदरूनी भाग बाहर की तुलना में नकारात्मक है। विश्राम विभव रेस्टिंग पोटेंशियल। जब कोशिका कोई विद्युत संकेत उत्पन्न नहीं कर रही होती तब उसका झिल्ली विभव विश्राम विभव कहलाता है। न्यूरॉन में इसका मान लगभग डेज 70 MV होता है। इस अवस्था में कोशिका को ध्रुवीकृत पोलराइज्ड कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन एक उत्तेजनी एक्सटेबल और स्रावी सेक्रेटरी कोशिका है। यहाँ उत्तेजना मिलने पर विद्युत संकेत उत्पन्न करता है और न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव करता है। आयन वितरण। अंदर एरो के धन आयन अधिक, Na धन आयन कम। बाहर एरो Na धन आयन अधिक, K धन आयन कम। एक्शन पोटेंशियल। जब झिल्ली के पार आयनों की गति बदलती है तो झिल्ली विभव भी बदलता है। यदि धनात्मक आयन जैसे Na धन आयन अंदर आने लगता है झिल्ली का विभव कम ऋणात्मक हो जाता है। इसे विद्युत डिपोलराइजेशन कहते हैं। संक्षिप्त सार। ननसेट समीकरण एरो एक आयन के लिए, डोलमेन समीकरण एरो कई आयन के लिए। Na धन आयन डेज K धन आयन पंप एरो आयन संतुलन बनाए रखता है। K धन आयन लीकेज एरो झिल्ली विभव बनाता है। विश्राम विभव एरो 70 MV न्यूरॉन एरो उत्तेज। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा हम इस फिगर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्लोज्ड अवस्था यानी बंद अवस्था। यहाँ चित्र का पहला भाग है। इस अवस्था में एक्टिवेशन गेट बंद रहता है, इनएक्टिवेशन गेट खुला रहता है। इस कारण सोडियम आयन Na धन आयन कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। इसका अर्थ है कि चैनल अभी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खुला नहीं है। यह अवस्था सामान्य रेडिएशन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर होती है। ओपन अवस्था, खुली अवस्था। यहाँ दूसरा चित्र है। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदलता है तब एक्टिवेशन गेट खुल जाता है, इनएक्टिवेशन गेट अभी भी खुला रहता है। अब Na धन आयन तेजी से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। इसमें मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन होता है। यही एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत होती है। इनएक्टिवेटेड अवस्था, निष्क्रिय अवस्था। यहाँ तीसरा चित्र है। इस अवस्था में एक्टिवेशन गेट खुला रहता है, लेकिन इनएक्टिवेशन गेट बंद हो जाता है। अब Na धन आयन अंदर नहीं जा सकते, अर्थात चैनल अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है। यह रिफ्रैक्टिव पीरियड्स के दौरान होता है ताकि तुरंत दूसरा इम्पल्स उत्पन्न न हो सके। पुनः क्लोज्ड अवस्था। यहाँ अंतिम चित्र है। अब एक्टिवेशन गेट फिर से बंद हो जाता है, इनएक्टिवेटेड गेट पुनः खुल जाता है। अब चैनल से अगली स्टिमुलेशन के लिए तैयार हो जाता है। आसान भाषा में पूरा क्रम जान लेते हैं, ठीक है। पहले चैनल बंद रहता है, फिर स्टिमुलेशन मिलने पर खुलता है। Na धन आयन अंदर जाता है तीसरे में, है ना, और चौथे में थोड़ी देर बाद चैनल खुद को बंद कर लेता है। पाँचवें में फिर वापस सामान्य अवस्था में आ जाता है, ठीक है। 70 MV की अवस्था कोशिका की विश्राम झिल्ली विभव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सबसे कमजोर उत्तेजना देने पर कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं बनता। जैसे ही उत्तेजना थ्रेशोल्ड तक पहुंचती है पूर्ण एक्शन पोटेंशियल नहीं बनता। जैसे ही उत्तेजना थ्रेशोल्ड तक पहुंचती है पूर्ण एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है। उत्तेजना की शक्ति और बढ़ाने पर भी एक्शन पोटेंशियल का आकार लगभग समान रहता है।
अर्थात थ्रीशोल्ड से कम एरो कोई प्रतिक्रिया नहीं, थ्रीशोल्ड या उससे अधिक एरो पूर्ण प्रतिक्रिया। इसी कारण इसे कोमा और नॉन कोमा सिद्धांत कहते हैं। ग्रेडेड विभव, ग्रेडेड पोटेंशियल्स, एक्शन पोटेंशियल्स के अतिरिक्त न्यूरॉन तथा मांसपेशी रेशों में एक अन्य प्रकार के विभव भी बनते हैं जिन्हें ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल से भिन्न होते हैं क्योंकि ये कोशिका झिल्ली के छोटे भाग में उत्पन्न होते हैं। इनका आकार बदल सकता है। कमजोर उत्तेजना से छोटा ग्रेडेड पोटेंशियल इनका आकार बदल सकता है। कमजोर उत्तेजना से छोटा ग्रेडेड पोटेंशियल बनता है। अधिक शक्तिशाली उत्तेजना से बड़ा ग्रेडेड पोटेंशियल बनता है। इसी परिवर्तनशीलता के कारण इन्हें ग्रेडेड कहा जाता है। ये सामान्यतः लिगेंड गेटेड चैनल, मैकेनिकली ग्रेडेड चैनल्स के खुलने से उत्पन्न होता है। इनका कार्य कम दूरी तक संदेश पहुंचाना होता है क्योंकि ये आगे बढ़ते समय धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तंत्रिका आवेग का संचरण, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। एक सामान्य न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। जानते हैं कौन कौन से? कोशिका शरीर यानी सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, अक्षतंतु यानी एक्सोन। एक्सोन वहाँ लंबा भाग है जो एक्शन पोटेंशियल को कोशिका से दूर अन्य कोशिकाओं तक पहुँचाता है। न्यूरॉन की मूल विशेषता उत्तेजना प्राप्त कर विद्युत संकेत उत्पन्न करना और उसका संचरण करना। यही विद्युत संकेत नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। यह संकेत झिल्ली की सतह पर आगे बढ़ता है। इसकी गति लगभग 0.5 से 130 मीटर लंबी प्रति सेकंड तक हो सकती है। संचरण के प्रकार, तंत्रिका आवेग का संचरण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। सतत संचरण, इस प्रकार का संचरण बिना माइलिन वाले अक्षतंतु में होता है। इसमें झिल्ली के प्रत्येक भाग में क्रमशः डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है। एक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे एक भाग से दूसरे भाग में आगे बढ़ता है। इस कारण इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। एक्शन पोटेंशियल तंत्रिका आवेग का पूरा चित्र हिंदी में। यह चित्र न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की झिल्ली पर होने वाले विद्युत परिवर्तनों को दिखाता है। जब न्यूरॉन को उत्तेजना मिलती है तब झिल्ली के अंदर और बाहर आयनों Na धन आयन और K धन आयन की गति बदलती है जिससे एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है। पहले हम ऊपर के ग्राफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। ऊपर का ग्राफ क्या दिखाता है? ग्राफ के समय के साथ झिल्ली विभव यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होने वाले परिवर्तन दिखाए गए हैं। सामान्य अवस्था में झिल्ली विभव लगभग 70 MV पर रहता है। इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। उत्तेजना मिलने पर यह विभव बदलता है और एक्शन पोटेंशियल बनता है। नीचे चलते हैं ना, सेकंड चित्र पे। रेस्टिंग पैच यानी विश्राम अवस्था, विश्राम अवस्था है ध्रुवित अवस्था। इस अवस्था में न्यूरॉन आराम की स्थिति में रहता है। क्या होता है? झिल्ली का अंदरूनी भाग बाहर की तुलना में अधिक ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। झिल्ली विभव लगभग 70 MV रहता है। चैनलों की स्थिति के धनायन यानी लीकी चैनल खुले रहते हैं।
थोड़ी मात्रा में के धन आयन बाहर जाता है। वोल्टेज गेटेड ए धन आयन चैनल बंद रहते हैं। वोल्टेज गेटेड के धन आयन चैनल बंद रहते हैं। परिणाम, झिल्ली ध्रुवित पोलराइजेशन रहती है। सेकंड चित्र के बारे में जानते हैं, ठीक है। रीजन पैस डिपोलराइजेशन, उद्दीचरण यानी डीपोलराइजेशन, जब न्यूरॉन को पर्याप्त उत्तेजना मिलती है और विभव थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, लगभग 50 MV, तब परिवर्तन शुरू होता है। क्या होता है? वोल्टेज गेटेड एन धन आयन चैनल खुल जाते हैं। ए धन आयन तेजी से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का भाग धनात्मक पॉजिटिव होने लगता है। परिणाम, झिल्ली विभव तेजी से बढ़ता है। झिल्ली विभव तेजी से बढ़ता है झिल्ली विभव तेजी से बढ़ता है 70 MV से बढ़कर +30 MV तक पहुंच सकता है। इससे डीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब तीसरे का बारे में जान लेते हैं, तीसरे फिगर के बारे में। फेलिंग पैस रिपोलरेशन, गिरता चरण रिपोलरेशन, अब झिल्ली को वापस सामान्य अवस्था में लाया जाता है। क्या होता है? वोल्टेज गेटेड एन धन आयन चैनल इनएक्टिव हो जाते हैं और वोल्टेज गेटेड के धन आयन चैनल खुल जाते हैं। के धन आयन कोशिका से बाहर निकलते हैं। अंदर का भाग फिर से ऋणात्मक होने लगता है। परिणाम, झिल्ली विभव वापस नीचे आने लगता है +30 MV से फिर 70 MV की ओर आता है। इसे रिपोलराइजेशन कहते हैं। आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन ऑन, अति ध्रुवण अवस्था, इस अवस्था में के धन चौथे नंबर के चित्र के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आफ्टर हाइपोलराइजेशन ऑन, अति ध्रुवीण अवस्था, इस अवस्था में के धन आयन चैनल्स कुछ समय तक खुले रहते हैं। क्या होता है? आवश्यकता से अधिक के धन आयन बाहर निकल जाता है। झिल्ली विभव -70 MV से भी नीचे चला जाता है। परिणाम, झिल्ली कुछ समय के लिए अत्यधिक ऋणात्मक हो जाती है। इसे हाइपोलराइजेशन कहते हैं। इसके बाद झिल्ली धीरे धीरे पुनः रिस्टिंग मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल पर लौट आती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड, प्रतिरोधी काल। ग्राफ में 2 प्रकार के रिफ्रैक्टरी पीरियड्स दिखाए गए हैं। 2 प्रकार के पीरियड्स दिखाए गए हैं। एक तो अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, पूर्ण प्रातःकाल। इस समय नया एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न नहीं हो सकता, चाहे उत्तेजना कितनी भी अधिक हो, कारण ए धन आयन चैनल इनएक्टिव रहते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, सापेक्ष प्रतिरोध काल। इस समय बहुत अधिक उत्तेजना देने पर नया एक्शन पोटेंशियल बन सकता है, कारण कुछ के धन आयन चैनल्स अभी भी खुले रहते हैं। कंडक्शन, उछलता संचरण। यहाँ माइलिन युक्त अक्षतंतु माइलिन एक्सॉन में होता है। माइलिन स्थित पूरी झिल्ली को नहीं ढकती। बीच बीच में छोटे खुले भाग होते हैं जिन्हें नोड्स ऑफ रनवियर कहते हैं। इन नोड्स पर वोल्टेज गेटेड ए धन आयन और के धन आयन चैनल्स उपस्थित होते हैं। एक्शन पोटेंशियल एक नोड से दूसरे नोड तक उछलता हुआ आगे बढ़ता है, इसीलिए इसे साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। साल्टेटरी कंडक्शन के लाभ, संचरण अत्यधिक तेज होता है, ऊर्जा की बचत होती है, सामान्य व्यास वाले अनमाइलिनेटेड एक्सॉन की तुलना में अधिक गति प्राप्त होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना का स्थानांतरण। एक न्यूरॉन 3 प्रकार की संरचनाओं से जुड़ सकता है।
मांसपेशी, ग्रंथि, दूसरा न्यूरॉन। इसलिए न्यूरॉन मांसपेशी की संकुचित करा सकता है, ग्रंथि को स्रावन करने के लिए प्रेरित कर सकता है तथा एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक विद्युत संदेश पहुंचा सकता है। आमतौर पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो संधि यानी जंक्शन होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पहले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट या कोशिका देह यानी सेल बॉडी के बीच बनती है। सिनेप्स केवल दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला गैप नहीं होता, बल्कि यहाँ एक विशेष संरचना है जो तंत्रिका आवेग के संचरण में सहायता करती है। विद्युत सिनेप्स में दोनों कोशिकाएं बहुत पास स्थित होती हैं। इनके बीच गैप जंक्शन पाए जाते हैं। इन गैप जंक्शन के कारण आयन सीधे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चले जाते हैं, इसलिए विद्युत संकेत बहुत तेजी से संचरित होता है। यहाँ किसी न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता नहीं होती। जब यहाँ एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाते हैं तब एक्शन पोटेंशियल सीधे आगे न्यूरॉन में पहुँच जाता है। विद्युत सिनेप्स की विशेषता जटिल प्राणियों में पाए जाते हैं। संदेश का संचरण बहुत तेज होता है। संदेश दोनों दिशाओं में जा सकता है। सामान्यतः उत्तेजक यानी एक्सटरी होते हैं। रासायनिक सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स। रासायनिक सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच एक छोटा द्रव भरा स्थान होता है जिसे सिनेप्टरी क्लेफ्ट कहते हैं। यहाँ संकेत का संचरण न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा होता है। प्रक्रिया: जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचता है, सिनेप्टिक वेसिकल झिल्ली से जुड़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलते हैं, वे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में फैलते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के रिसेप्टर से जुड़ते हैं, नया विद्युत संकेत उत्पन्न होता है। इसका प्रकार: पहले विद्युत संकेत आता है, फिर वह रासायनिक संकेत में बदलता है और बाद में फिर से विद्युत संकेत बन जाता है। रासायनिक सिनेप्स की विशेषताएं: जटिल प्राणियों में सबसे सामान्य प्रकार, संदेश केवल एक दिशा में जाता है। ये उत्तेजक, एक्सटरी या अवरोध, इन्हिबिटोरी दोनों हो सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर छोटे रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे अमीनो अम्ल, अमाइंस, प्यूरिन्स, न्यूरोपेप्टाइड्स। ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में बनते हैं और न्यूरॉन के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनके कार्य: कुछ न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन को उत्तेजित करते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन की क्रिया को रोकते हैं। इनका प्रभाव पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर उपस्थित सिनेप्टर प्रोटीन से जुड़ने पर दिखाई देता है। चित्र में क्या दिख रहा है जानते हैं ना। सीधी लाइन न्यूरॉन की रेस्ट्रिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग 70 MV है, यानी सामान्य अवस्था में न्यूरॉन के अंदर बाहर की तुलना में नेगेटिव होता है। नीचे वाले तीर यानी मुल्टीलिंक क्या है? ये अलग अलग ताकत के उत्तेजन को दिखाते हैं। सबसे बायां विकेट्स स्टिमुल बहुत कमजोर, सबसे दायां स्ट्रॉन्गेट्स बहुत तेज। पहली स्थिति कमजोर स्टिमुल्स, पहला स्टिमुल्स बहुत कमजोर है। यह न्यूरॉन को
थ्रीशोल्ड तक नहीं पहुंचा पाता, इसलिए एक्शन पोटेंशियल नहीं बनता। यानी कोई स्पीकर नहीं दिखाई देता, बाकी स्पीक्स क्यों नहीं। दूसरे और तीसरे चौथे स्टिमुलस की ताकत थ्रीशोल्ड तक पहुंच गई, इसलिए न्यूरॉन ने पूरा एक्शन पोटेंशियल बनाया। चित्र में जो नीचे स्पीकर दिख रहा है वही एक्शन पोटेंशियल से सबसे महत्वपूर्ण बात चित्र में दिखा है ऑल हैव सम, मतलब चाहे स्टिमुलस थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा एक बार थ्रीशोल्ड यानी क्रॉस हो गया तो हर एक्शन पोटेंशियल की ऊंचाई लगभग सामान्य रहती है। ऑल और नॉन प्रिंसिपल क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार थ्रीशोल्ड से कम स्टिमुलस कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं, थ्रीशोल्ड या उससे ज़्यादा स्टिमुलस वहाँ एक्शन पोटेंशियल बनेगा, यानी या तो पूरा सिंगल बनेगा या बिल्कुल नहीं बनेगा। आसान उदाहरण, इसे बंदूक की गोली जैसा समझो। टारगेट हल्का बायां गोली नहीं चलेगी, पर्याप्त दबाया पूरी गोली चलेगी, गोली आधी नहीं चलती। वैसे ही न्यूरॉन भी आधा एक्शन पोटेंशियल नहीं बनाता।